गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, यानी 1857 का जो विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ और उसके बाद में क्या क्या परिस्थितियां बनी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 forms one of the most important chapter in the history of the struggle of the Indian people for liberation from the British rule। यानी क्या है, जो 1857 का जो विद्रोह था, यानी रिवॉल्ट ऑफ 87, वो क्या है, इतिहास में जो चैप्टर है इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसमें इस चैप्टर में किसके बारे में बताया है कि किस तरह से जो इंडियन पीपल है, भारतीय लोग हैं, उन्होंने अपने स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के साथ संघर्ष किया। यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें हमें पता चलेगा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीय लोगों ने ब्रिटिशों से किस किस तरह से संघर्ष किया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने क्या क्या किया। इट shook the foundation of the British Empire in India. At some point it seemed as though the British rule would end for all time to come। अब क्या है कि ये जो विद्रोह था, इसने क्या किया था, shook the foundation of the British Empire। shook मतलब हिलाना, ठीक है, फाउंडेशन जो उसकी नींव थी। तो ये जो विद्रोह था, यानी जो रिवॉल्ट था 1857 ने, इसने क्या किया था, जो ब्रिटिश साम्राज्य था इसकी जड़ों को बिल्कुल हिला दिया था। और एक समय ऐसा आया, एट सम पॉइंट इट सीम्ड, यानी एक समय ऐसा लगा कि जो ब्रिटिश रूल है, यानी भारत से ब्रिटिशों का जो शासन है वो आने वाले समय में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, यानी इसका एंड हो जाएगा। जिस तरह से भारतीयों ने स्ट्रगल किया ब्रिटिशों के साथ, तो उसे हमें ऐसा लगा कि आने वाले समय में ये ब्रिटिशों का राज समाप्त हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ वार। अब इस विद्रोह के अगेंस्ट क्या क्या प्रतिरोध हमें आंदोलन करने पड़े, इसके लिए क्या क्या युद्ध करने पड़े, कैसी कैसी परिस्थितियां बनाई, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, आप सबने ही 1857 का विद्रोह पढ़ा होगा। The nature and character of the rebellion is very important as it helps us to know the popularity and magnitude of the uprising। ठीक है, अब क्या है कि इसमें जो कैरेक्टर और जो नेचर, रिबेलियन, यानी रिबेलियन कौन होते हैं, जो विद्रोही लोग होते हैं, जो विद्रोह होता है, उसका जो नेचर और कैरेक्टर था वो क्या जानने में हमारी सहायता करता है, उसकी प्रसिद्धि। ठीक है, कि किस तरह से वो इतना प्रसिद्ध हुआ, जो 1857 का जो विद्रोह है क्यों इतना फेमस हुआ, उसका क्या नेचर था। तो इन दिस रिस्पेक्ट हिस्टोरियन आर्ग्यू डिफरेंटली एंड गिव डिफरिंग ओपिनियन सच एज मिट्यूनी, सेज, अपराइजिंग एटसेट्रा। तो जितने भी इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन मतलब जितने भी इतिहासकार हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया है इस बात पर, आर्ग्यू मतलब बहस की है इस बात पे, और जितने भी उन्होंने आर्ग्यू किए हैं सबके आर्ग्यूमेंट हैं वो अलग अलग हैं, सबकी ओपिनियन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, चाहे वो मिट्यूनी के बेस पे हो या सेज अपराइजिंग विद्रोह हो या सैनिकों के उस पे हो, सबकी अपने अपने विचार रहे हैं। मिट्यूनी इज ए सिचुएशन ऑफ डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द पर्सन इन अथॉरिटी। तो मिट्यूनी क्या है, एक ऐसी स्थिति है जब, यानी जिसके सत्ता जिसके हाथ में होती है उसके ऑर्डर को हम डिसओबे कर देते हैं, यानी उसके आदेश मानने से जब हम इनकार कर देते हैं तो हम उसे मिट्यूनी कहते हैं। The fact, however, remains that in the backdrop of events that followed mass movement and eventually independence। और बाद में क्या होता है कि पृष्ठभूमि में क्या होता है, जैसे जैसे ये युद्ध लड़ा जाता है, मूवमेंट्स, बहुत से मूवमेंट्स होते हैं, तो इस यानी इस रिवॉल्ट में जो इसकी पृष्ठभूमि, बैकड्रॉप ऑफ द इवेंट, यानी इसकी पृष्ठभूमि में जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं ने क्या किया, इवेंचुअली इंडिपेंडेंस, यानी अंततः हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की।
द रिवोल्ट ऑफ 87 कैन ट्रूली बी कॉल्ड, और जो 87 का जो रिवोल्ट था वो हम उसे वास्तव में क्या कह सकते हैं, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के लिए हम उसे पहला युद्ध कह सकते हैं। अब कॉजेज ऑफ रिवेलियन यानी विद्रोह, इस विद्रोह के क्या क्या कारण थे। अब ये विद्रोह क्यों हुआ, कि हमें 87 का जो रिवोल्ट है वो क्यों करना पड़ा, ये विद्रोह क्यों उठाना, इसके भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे मिलिट्री कॉजेज हैं, सोशल कॉजेज हैं, इस तरह। अब हम आगे देखते हैं। द मेन पर्सन बिहाइंड दिस रिबेलियन वर द सोल्जर्स, ठीक है। इसका जो विद्रोह का सबसे मेन जो कारण था या इसके पीछे जो लोग थे वो कौन थे, सोल्जर्स थे हमारे, यानी सैनिक लोग थे जो इस विद्रोह का सबसे मेन रीजन थे। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिपॉय म्यूटिनी, इसलिए इसे सैनिक विद्रोह कहा गया। बट द रिवॉल्ट डिड नॉट रिमेन लिमिटेड टू द सोल्जर, लेकिन ये विद्रोह केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं रहा। लेटर इट स्प्रेड एंड टुक अ मैसिव फॉर्म, धीरे धीरे क्या करता है, इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। मैसिव फॉर्म यानी पहले ये जो विद्रोह था केवल सैनिकों तक ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है, और इसमें सम पीपल आल्सो कंसिडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी बाकी जो लोग थे, चाहे किसान हो या सामान्य जनता है, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। यानी ये विद्रोह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं रहा था, पूरे देश के लिए ये विद्रोह बन चुका था, यानी सभी लोग इसमें धीरे धीरे शामिल हो रहे थे। The rebellion was a result of various grievances of the people against the British rule. Some of them are follows. Grievances यानी सभी जो लोग थे विद्रोह जो कर रहे थे वो क्या था कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट सबके मन में ही विद्रोह की भावना थी, चाहे वो सैनिक हों, चाहे किसान हों, मजदूर हों, जो भी लोग हैं वो सब अगेंस्ट है ब्रिटिश रूल के, और सबको ही ब्रिटिश जो शासन था वो सब अगेंस्ट थे। अब सम ऑफ देम आर फॉलोज, कुछ उनमें से अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम कौन कौन से रीजन है इसमें। फर्स्ट है पॉलिटिकल कॉजेज, यानी सबसे पहले आते हैं राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण की जो विद्रोह हुआ था, राजनीतिक कारण क्या थे वो हम देखते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज, लॉर्ड डलहौजी का आपने नाम सुना ही होगा, वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल 1848 टू 1856, यानी जो लॉर्ड डलहौजी था वो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। अंडर हिम द ब्रिटिश फॉलोड एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन इंडिया, और उसके अंडर में ब्रिटिशों ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, अपनी विस्तारवादी पॉलिसी। जो एक्सपेंशनिस्ट होते हैं उसका क्या होता है, एक्सपेंशन यानी बढ़ाना, अपने राज्य का विस्तार करना, यानी उन्होंने मान लो भारत के थोड़े से क्षेत्रों पर अधिकार किया है, लेकिन उनकी पॉलिसी क्या थी कि पूरे भारत पर वो अपना अधिकार कर सके, अपना कब्जा कर सके। ऐसी पॉलिसी किसकी थी, लॉर्ड डलहौजी की। तो उसने इसके लिए क्या काम किए वो आगे देखते हैं। Dalhousie through his policies had added considerable territories to the British Empire in India. तो उसने अपनी नीति के तहत बहुत सी टेरिटरीज यानी जितने भी प्रदेश थे या जो क्षेत्र थे उन्होंने अपने ब्रिटिश एम्पायर के अंदर उनको ऐड कर लिया अपनी इस पॉलिसी के थ्रू। अब उसकी पॉलिसी कौन सी थी, कौन सी पॉलिसी के थ्रू उसने किया, तो देखिए द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन reached its climax when he implemented the policy of doctrine of lapse and annexed the Indian state on charge of misgovernance and absence of on hire। अब देखिए, अब भारत में के जो राजा थे, ठीक है, या भारत में जिसकी भी सत्ता थी, उन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड डलहौजी था उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई कि अधिकार करने की पॉलिसी अपनाई। अधिकार वो कैसे कर सकते थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी जो बोध का सिद्धांत था, ठीक है, उसने क्या किया कि जिन राजाओं के पास
खुद के अपने बच्चे नहीं होते थे, जो उसने गोद लेने की रीति थी वो उसने उस पॉलिसी को हटा दिया, इम्प्लीमेंटेड, यानी उसमें उसने परिवर्तन कर दिया कि मान लो किसी के राजा के अगर कोई बच्चा नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता। इस तरह से अगर उसका कोई वारिस ही नहीं होगा तो उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा तो क्या करेंगे, जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उस राज्य को वो अपने राज्य में यानी वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर उसको मिला लेंगे। और उन्होंने क्या किया, अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने के लिए जो राजा थे या जो उसमें शासन कर रहे थे उन पे मिस गवर्नेंस का चार्ज लगा दिया कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत रीति से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने गलत अपने चार्जेस लगाकर इस पॉलिसी के अंडर कि गोद लेने वाली जो पॉलिसी थी उसके अंडर कि जिसका कोई वारिस नहीं होगा उसके जो स्टेट्स हैं वो हमारे अंडर में आ जाएंगी, ठीक है। तो इन दिस कॉजेज ऑफ कोर्स ऑफ 8 years, तो 8 सालों में उसने किन किन को अपने अधीन कर लिया वो देखते हैं हम। यानी इन 8 वर्षों में उसने डलहौजी एनेक्स्ड, यानी डलहौजी ने कितना विस्तार किया, सतारा 1848 में इसको अपने अंडर कर लिया, संभलपुर 1815 में इसको अपने अंडर कर लिया, झांसी 1853 में कर लिया और नागपुर को 1853 में, जयपुर को 1849 में और भारत 1850। यहाँ जो भगत है यहाँ भारत आएगा बेटा। द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एंड रेज द इंडियन रूलर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या था, जो ब्रिटिशों की जो ये पॉलिसी थी, यही हड़पने की जो नीति थी, राज्य हड़पने की नीति जिसे हम कह सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़पने की नीति हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। तो उन्होंने अलग अलग पॉलिसी अपनाई हड़पने के लिए। तो इसी पॉलिसी के अंडर में उसने इन जितने भी राज्यों में अंडरलाइन किए हैं जैसे संबलपुर, इन सबको उसने 8 सालों में अपने अंडर में कर लिया। तो इस पॉलिसी से क्या थे, जो इंडियन रूलर्स थे वो नाराज हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज होने की जरूरत ही है कि वो राज्य हड़प की नीति को अपनाएंगे तो ऐसे हम अपने राज्य कैसे दे सकते हैं। तो इस पॉलिसी ने उसको भारतीयों को नाराज कर दिया। एज ए पार्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी द टाइटल्स एंड पेंशन ऑफ सम इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्फिस्केटेड। अब क्या क्या था कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है जिस राज्य का, तो उसका जो टाइटल था, जो पद था, वो भी इन्होंने छीन लिया इस पॉलिसी के अंडर में, और जो पेंशन थी, जो भत्ता मिलता था उनको, वो भी छीन लिया उनसे। तो ये सारे जो राजनीतिक कारण थे, इससे क्या है कि भारतीय जनता अगेंस्ट हो गई, किसके, ब्रिटिशों के अगेंस्ट। तो इन सब कारणों से क्या है कि जो 1857 का जो विद्रोह था वो शुरू हुआ। पहले उन्होंने सोचा कि चलो हमें राज्य हड़प रहे हैं, फिर उन्होंने धीरे धीरे पेंशन भी बंद कर दी, उनसे जो उनके अधिकार था, जो पद था, वो भी छीन लिया। अब भारतीय सब बातें थोड़ी ना सहन करेंगे। तो द पेंशन ऑफ बाजीराव सन नाना साहिब वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर हिज फादर्स डेथ। अब यहाँ जो नाना साहब का जो उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, देखिए जो उनकी जो पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, यानी राज्य हड़पने की जो नीति थी, उसमें क्या था कि पेंशन ऑफ सब इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्फिस्केटेड। कुछ जो भारतीय राजकुमार थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई। जैसे यहाँ बाजीराव का उदाहरण दिया गया है, बाजीराव सन नाना साहिब वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर हिज फादर डेथ। जब बाजीराव की जब मृत्यु हुई तो उसका जो बेटा था उसको उसके पद से हटा दिया गया, यानी उसकी उस गद्दी से हटा दिया गया। एंड रानी ऑफ झांसी हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ हर राइट टू रूल इन वायलेशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ के अनुसार कि एक राजा के बाद उसकी जो संतान है उसका अधिकार होगा, इसके तहत जो झांसी की रानी थी उसको भी उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, क्योंकि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनका कोई पुत्र नहीं था और उनकी नीति के अनुसार वो गोद भी नहीं ले सकती थी। तो इस तरह से इन्होंने, चाहे वो बाजीराव का उदाहरण ले लो या लक्ष्मीबाई का ले लो, तो उन्होंने क्या किया, उनके राज्यों को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किया। डलहौजी फर्दर प्रपोज टू अबॉलिश द टाइटल ऑफ मुगल एम्परर आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह। और क्या किया डलहौजी ने बाद में, क्या किया, पहले कि मुगलों का शासन ही चल रहा था इस वक्त तक, तो यानी 1707 से जब औरंगजेब ने लिया और बहादुर शाह ने लिया तो चल रहा था। तो जब बहादुर शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो वो जो टाइटल है उनसे मुगल एम्परर का वो भी वो छीन लेते हैं। इस तरह से क्या क्या मुगलों का जैसे ही शासन समाप्त होता है तो वहाँ जो क्या है ब्रिटिश जो है वहाँ अपने पैर जमाने शुरू कर देते हैं। सैनिक का ये जो पॉलिटिकल कॉजेज हैं ये आपको समझ आ ही गए होंगे कि क्या कारण था कि इस कारण से ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था।
अब हम नेक्स्ट कॉज देखते हैं इसके। हाँ जी, अब देखते हैं मिलिट्री कॉजेस। हमने सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेस पढ़े हैं, अब हम पढ़ते हैं मिलिट्री कॉजेस, यानी सैन्य कारण कि किस कारणों से सैनिकों ने ये रिवॉल्ट किया। देखिए, द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया हैड एडवर्सली अफेक्टेड द सर्विस कंडीशन ऑफ द सिपॉइज। सिपॉइज क्या होते हैं? जो हमारे सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, हम जो सिपॉइज बोलते हैं। अब एक्सटेंशन यानी बढ़ाना, यानी जब ब्रिटिशों ने अपने डोमिनियन यानी अपने क्षेत्र को भारत में बढ़ाया, तो उसमें जो सबसे बुरा जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? जो हमारे सैनिक होते हैं उनकी सर्विस कंडीशन पर, यानी जो सेवा देते हैं, जो कार्य करते हैं, उनकी स्थिति पर उनको बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। They were required to serve in area away from their homes without the payment। अब क्या करते हैं? उन्हें जो सेवा देनी होती थी वो अपने घर से दूर जाकर ही सेवा दे पाएंगे। सैनिक अपने घर में रहकर तो नहीं काम करता, उन्हें सैनिक कार्य के लिए अपने घर से दूर ही जाना पड़ता था। तो अब जब वो घर से दूर जाते थे तो वहां उन्हें काम करना पड़ता था, वो भी विदाउट एनी पेमेंट। कैसे? कि विदाउट एनी पेमेंट। अब कोई भी सैनिक है, विदाउट एनी पेमेंट तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। जितने और सैनिक का काम आपको पता ही है, बहुत काम होता है सैनिकों के लिए रक्षा करना। जितना भी काम है वो सब सैनिकों का ही होता है। तो देखिए, अब विदाउट पेमेंट या उन्हें कोई बिना एक्स्ट्रा भत्ता मिले तो वो काम करेंगे, तो ये उनकी स्थिति पर, उनकी सेवा भावना को इस तरह से ठेस पहुंचेगी और उनके लिए सबसे बुरा प्रभाव भी पड़ेगा कि बिना उस वेतन के काम करें। द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 मेड इट कंपल्सरी फॉर द सिपॉइज टू क्रॉस द सी। अब जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक एक्ट था जिसको कंपल्सरी कर दिया गया कि सैनिकों को समुद्र पार भी करना पड़ेगा। पहले जो सैनिक थे वो समुद्र पार नहीं करते थे, लेकिन इस एक्ट के अंदर द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था, उसमें ये कंपलसरी कर दिया कि जो सिपाही हैं उनको समुद्र पार भी करना पड़ेगा, व्हेन एवर रिक्वायर्ड, यानी जब जरूरत होगी तो उनको ये काम करना पड़ेगा। द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 विथड्रू द फ्री पोस्टेज फैसिलिटी ऑफ देम। और एक जो नया एक्ट था उसमें क्या कहते, जो भी इन सैनिकों को फ्री पोस्टेज फैसिलिटी मिलती थी वो भी इनकी फैसिलिटीज को खत्म कर दिया गया, यानी सैनिकों के लिए जितनी भी फैसिलिटीज थी वो खत्म कर दिया। तो इससे क्या है कि सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना पनपने लगी, ये एक कारण है। अब आगे देखते हैं। On 24th April 1857, about 85 sepoys of the 3rd Bengal Light Cavalry at Meerut refused to use the cartridge of the tallow at the cow and pigs। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें मिलिट्री कॉलेज में जो मिलिट्री कॉजेज हैं उसके लिए लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 24 अप्रैल को 1857 को कम से कम 18 जो सिपाही थे 3rd बंगाल रेजिडेंट के मेरिट में, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्या रिफ्यूज कर दिया? कि जो पहले जो कारतूस होते थे उनको यूज करने से उन्होंने मना कर दिया, यानी बंदूकों में कारतूस भरे जाते थे, तब हम उस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था। और जो कारतूस जो होते थे वो किसके बने होते थे? गाय और सुअर की चर्बी से।
आप देखिए गाय जो है, काव जो है, वो हमारे लिए पवित्र जानवर है, गाय की हम पूजा करते हैं, और ऐसे में गाय को मारकर उसकी चर्बी का उपयोग करना ये तो बहुत ही गलत है। ये क्या है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है ये। तो जब उन्होंने इन कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया तो क्या ए सिपाही नेम मंगल पांडे अटैक ब्रिटिश ऑफिसर्स, तो उनमें से एक सिपाही था मंगल पांडे, उसने अब जब उनकी भावना को ठेस पहुंची तो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को पर अटैक कर दिया। इसने मंगल पांडे ना एट द मिलिट्री गैरिसन इन बैरकपुर, कि मिलिट्री गैरिसन में जो कि बैरकपुर में था, ही वाज अरेस्टेड एंड देन एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश। यानी सिर्फ उसने मना ही किया था मंगल पांडे ने कि हम कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इतने पर ही उसे क्या किया, अरेस्ट कर लिया, एग्जीक्यूटेड, और उसे फांसी दे दी गई, इतनी सी बात के लिए। तो ये जो कारण था मंगल पांडे को फांसी देना, इसने भी लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट विद्रोह भर दिया। On 9th May, Mangal Pandey and others were humiliated publicly and dismissed from their service. इतना ही नहीं हुआ, मंगल पांडे को ही सजा नहीं मिली या उनकी सारी जो फैसिलिटीज वो ही छीनी गई कि 9 मई को मंगल पांडे और अदर वर्ग, उनको मंगल पांडे के अलावा और भी जो उसके साथी थे उसको ह्यूमिलेट किया गया, उनका अपमान किया गया सार्वजनिक रूप से, यानी सबके सामने उनका अपमान किया गया और उनको उनकी सर्विस से डिसमिस भी कर दिया गया, यानी वहां से हटा भी दिया। फर्दर दे वर सेंटेंस्ड टू 10 years इम्प्रिजनमेंट, और बाद में उनको 10 साल के लिए क्या सजा हो जाती है इम्प्रिजनमेंट की, यानी उनको 10 साल के लिए कैद कर लिया जाता है। लेटर इन अप्रैल सिपाही ट्रूपर्स एट मेरठ रिफ्यूज द एनफील्ड कैटरीज, और उसके बाद अप्रैल में जो सिपाही जो सैन्य सिपाही का समूह होता है मेरठ में, वो रिफ्यूज कर देता है एनफील्ड कैटरीज, एंड एज पनिशमेंट, जब वो रिफ्यूज कर देते तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। दे वर गिवन लॉन्ग प्रिजन टर्म, फैटर्ड एंड पुट इन जेल। वही बात बता रहे हैं कि जो भी कोई भी सिपाही विरोध करता कि हम कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करते, उनको वो पकड़ते और जेल में उनको डाल देते। द पनिशमेंट इंसेंस देयर कॉमरेड्स हु रोज ऑन May 10 शॉट देयर ब्रिटिश ऑफिसर एंड मार्च टू दिल्ली। इस तरह से क्या किया, जो ये पनिशमेंट जो देते थे ब्रिटिश, इस तरह से उनके मन में विद्रोह की भावना भर दी, और 10 मई को उन्होंने क्या है, ब्रिटिश ऑफिसर को शूट किया और वो दिल्ली चले आए। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, मिलिट्री कॉजेज और पॉलिटिकल कॉजेज किसके, रिवॉल्ट 1857 के। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो गुड बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।